हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है हमारे हीरो जोंगताई की, जो कि एक डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए खुद ही डूबकर मर गया। किस्मत से जोंगताई की सोल गॉड ऑफ लाइफ से मिलती है, जहां वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, इसलिए वो अपनी सारी की सारी पावर जोंगताई को देखकर उसे रीइंकार्नेट कर देते हैं। जोंगताई का रीइंकार्नेशन एक ऐसे इंसान की बॉडी में होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमीना था। उसकी प्यारी सी वाइफ को छोड़कर बाकी सब लोग ही उससे नफरत करते थे। जोंगताई उस प्यारी सी लड़की का इतना सारा प्यार देखकर खुद से वादा करता है कि आज के बाद मैं इसे कोई भी परेशानी होने नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद को साबित करूंगा ताकि ये सब लोग मेरी इज्जत करें। तो इस कहानी की शुरुआत गॉड रेल्म से होती है, जहां पर गॉड ऑफ लाइफ एंड गॉड ऑफ डेथ एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इन दोनों के दरमियान होने वाली ये जंग काफी जरा खतरनाक लग रही थी। लेकिन दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गॉड ऑफ लाइफ ने रीइंकार्नेशन सिस्टम क्रिएट किया ताकि कोई भी इंसान मरने के बाद दोबारा से जन्म ले सके, जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ डेथ ऐसा नहीं चाहता था। उसका मानना था कि एक चीज को मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए इन दोनों के दरमियान ये घमासान युद्ध हो रहा था, जहां पर गॉड ऑफ डेथ गुस्से में आते हुए अपने एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड से गॉड ऑफ लाइफ पर हमला कर देता है। गॉड ऑफ लाइफ इस अटैक से खुद को बचाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस जंग को खत्म करने वाला हूँ, जिसके लिए वो वहां पर अपने डुअल ड्रैगन्स को समन कर लेते हैं। उनके ये ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसके बारे में गॉड ऑफ डेथ भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो भी अपनी फाइनल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके अंदर से एक डिवाइन स्वॉर्ड सीधा इन्हीं ड्रैगन्स की तरफ आ रही थी। दोनों अटैक के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वेव से टकराकर गॉड ऑफ डेथ की तो वहीं पर मौत हो गई थी। जबकि गॉड ऑफ लाइफ भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो अपने मैजिकल बॉल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या मेरे पास इतनी एनर्जी बची है कि मैं दोबारा से खुद को रीइंकार्नेट कर सकूं। पर अपनी एनर्जी चेक करने के बाद उन्हें मालूम होता है कि नहीं, ये एनर्जी तो कम है, मैं इसका इस्तेमाल करके रीइंकार्नेट नहीं हो सकता, यानी आज के दिन मेरी लेगेसी यहीं पर खत्म होने वाली है। वो अभी ये सब सोच रहे थे, तभी अचानक उन्हें वहां पर उड़ती हुई एक सोल दिखाई देती है, जिसे देखकर गॉड ऑफ लाइफ काफी जरा हैरान हो गए थे। वो फौरन से जाकर उस सोल को ह्यूमन बॉडी में लाते हुए कहते हैं कि जोंगताई, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। गॉड ऑफ लाइफ को सब लोगों के नाम याद थे। जोंगताई थोड़ा सोचकर बताता है कि मुझे तो बस यही याद है कि मैं एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद मैं ही डूबकर मर गया। गॉड ऑफ लाइफ उसकी ये बातें सुनकर अच्छे से समझ गए थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो जोंगताई से कहते हैं कि मेरी बात कान खोल कर सुनो। मुझे लगता है कि तुम मर चुके थे, इसके बाद तुम्हारी सोल को हेवन की तरफ जाना था, पर शायद तुम गलती से भटक कर यहाँ पर पहुंच गए। यही तुम्हारी किस्मत है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आखिरी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें रीइंकार्नेट कर सकता हूँ। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको दे सकूं। गॉड ऑफ लाइफ जोंगताई की ये बेतुकी बातें सुनकर कहता है कि मुंह बंद रखो, और ये कहने के बाद वो अपनी सारी टेक्निक्स जो आज तक उसने अपनी पूरी लाइफ में सीखी थी, वो सारी की सारी जोंगताई की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। इस ट्रांसफरिंग प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि जोंगताई तो काफी जरा पावरफुल महसूस कर रहा था, उससे बहुत ही खुशी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ लाइफ धीरे धीरे करके मिट रहा था। वो जोंगताई से कहते हैं कि मैंने अपनी पावर्स तुम्हें इसलिए दी क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे पास आखिरी रीइंकार्नेशन टेक्निक थी जो मैंने तुम पर इस्तेमाल की, इसलिए मुझे निराश मत करना। ये कहने के बाद गॉड ऑफ लाइफ अपने फायर ड्रैगन को जोंगताई की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो रीइंकार्नेट हो सके। इसके बाद हमें नीचे अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां जोंगताई की सोल एक रूम में इंटर हो गई थी। जोंगताई जैसी अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है। जोंगताई इससे पहले कि यहाँ पर होने वाली कोई भी चीज समझ पाता, तभी अचानक मेन दरवाजा ओपन होता है, जहाँ पर जोंगताई का फादर इन लॉ पहुंच चुका था। वो जोंगताई को एक पराई लड़की के साथ देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आज तुम्हारी मेरी बेटी के साथ शादी है और उसके बावजूद तुम एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। जोंगताई बेचारा यहाँ पर इससे पहले कि कुछ भी कह पाता, तभी अचानक वो साथ बैठी हुई लड़की एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जो कि जोंगताई से कह रही थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जोंगताई का फादर इन लॉ ये सुनकर और भी जरा गुस्से में जोंगताई की पिटाई लगाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई बेचारा तो कहता रह गया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात कौन ही सुने। वो लोग यूं ही जोंगताई की पिटाई करते करते उसे मैरिज हॉल के बाहर ले आते हैं, जहाँ पर लोग दूल्हे को यूं पिटता हुआ देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर दूल्हे की पिटाई क्यों हो रही है। जिस पर पास में ही खड़ा एक लड़का कहता है कि मैंने तो सुना है कि वुज़ो एक बहुत ही बड़ा कमीना इंसान है, अपनी शादी के रात भी ये एक पराई लड़की के साथ सो रहा था। ये जानकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग इस जोंगताई को बुरा भला कह रहे थे। जोंगताई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक वो सब लोग एक साथ कहते हैं कि ये देखो, दुल्हन भी यहाँ पर आ गई। जो सुनकर जोंगताई उन सब लोगों को साइड पर हटाते हुए कहता है कि मुझे भी देखने दो कि मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत है। उसके ये कहते साथ ही वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि कैट वॉक करते हुए सीधा जोंगताई की तरफ आ रही थी। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जोंगताई को तो हार्ट अटैक आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला। ये कहते हुए वो वहाँ से भागना चाहता था, पर कोई भी जोंगताई को भागने नहीं देता। तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि वो लड़की जोंगताई की वाइफ नहीं थी, बल्कि उन लड़कियों के पीछे एक और लड़की आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके चलने का अंदाज, उसका चेहरा, उसके होंठ, सब चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जोंगताई भी उससे देखकर हैरान हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये एक परी इंसान
इंसानों की दुनिया में क्या कर रही है। दूसरी तरफ वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम किनमोई है, उसे जोंगताई के अफेयर के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए यहाँ पर मौजूद लोग सोच रहे थे कि अब जोंगताई की पिटाई होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी चीजें कंफ्यूज कर रही होगी, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जोंगताई की सोल ने असल में किसी और की बॉडी में जन्म लिया है जिसका अपना नाम वुजाओ था और किनमोई भी वुजाओ की बीवी थी। वुजाओ यकीनन एक बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है जो कि अपनी शादी के रात भी किसी और लड़की के साथ सो रहा था, पर जोंगताई तो वो इंसान नहीं। इसलिए जोंगताई अपने घुटनों के बल बैठकर किनमोई से कहता है कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ सब लोग समझ रहे थे कि किनमोई अभी उसे थप्पड़ मारेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। किनमोई उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहने के बाद वो जोंगताई को हाथ से पकड़कर घर लेकर जाना शुरू कर देती है, जो देखकर जोंगताई और वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जोंगताई अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी अच्छी है, इसके बावजूद भी इसका हस्बैंड वुजाओ इतना कमीना था कि वो किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। साथ ही जोंगताई खुद से वादा करता है कि आज के बाद वो इस लड़की का बहुत ख्याल रखेगा, वो इसके लिए कुछ भी करेगा ताकि वो इसकी नजरों में खुद की इज्जत बना सके। यहाँ जोंगताई अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने जी फैमिली के कुछ बुली आ जाते हैं जिनके लीडर का नाम ली शेन था। वो यहाँ पर जोंगताई को जाने से पहले फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि जोंगताई क्यों ना हम दोनों के बीच एक फाइट चैलेंज हो, जिसको अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी बीवी यानी किनमोई को मेरे भाई के हवाले करना होगा। किनमोई ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गई थी, जिसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वुजाओ एक बहुत ही कमीना इंसान है जो कि अगर यहाँ पर होता तो वो अपनी बीवी को जरूर दाव पर लगा देता, उसे पैसों से बहुत ही प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ जोंगताई तो ऐसा नहीं था, इसलिए वो उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपनी बीवी को शर्त पर नहीं लगा सकता। जो सुनकर तो किनमोई को शौक लगता है, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई उसे लेकर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक जीशन किनमोई के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जो बातें जोंगताई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो गुस्से के साथ यहाँ पर अपना पैर मारते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं सिर्फ इस फाइट को तुमसे लड़ूंगा ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं, क्योंकि कोई भी इंसान जो कि मेरी वाइफ के बारे में बुरा भला कहेगा मैं उसे जिंदा रहने नहीं दे सकता। जोंगताई का ऐसा एटीट्यूड देखकर तो वो तीनों पुलिस भी काफी घबरा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई किनमोई का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि चलो हम चलते हैं। किनमोई को यहाँ पहली दफा जोंगताई पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि आज से पहले जोंगताई ने कभी भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे किन मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनमोई का फादर जोंगताई पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो जोंगताई को डांटते हुए कहता है कि तुम हमारी फैमिली के काबिल नहीं, तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं, आखिर तुमने ये सब क्यों कर दिया, तुमने मुझे डिसअपॉइंट करने की सारी हदें पार कर दी है। यहाँ पर किनमोई अपने फादर को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फादर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोंगताई बेचारा तो कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अपने फादर इन लॉ को समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं बदल चुका हूँ, यकीनन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन उसका फादर उसे डांटते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही मेहनत करोगे जैसे तुमने हमारे वेपन्स को बेचकर उसकी शराब पी ली थी। किनमोई भी यहाँ पर थोड़ी सी नाराज लग रही थी, इसलिए जोंगताई उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि जरा सोच कर तो देखो, अगर हमने उसे हरा दिया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसे हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किनमोई उसे डांटते हुए कहती है कि ये जिंदगी है, कोई मजाक नहीं, अगर उस फाइट के दौरान तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर जोंगताई को जानने को मिलता है कि किनमोई खुद के लिए परेशान नहीं बल्कि उसके लिए परेशान है। ये देखकर तो जोंगताई को अपनी बीवी पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि जोंगताई उससे थोड़ा सा भी रोमांस कर पाता, उसका फादर इन लॉ बीच में आते उसकी तशरीफ पर लाठी मारते हुए कहता है कि यहाँ से जल्दी जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। जो मार खाने के बाद जोंगताई भी यहाँ से बिजली की तेजी के साथ भाग जाता है। इसके बाद हम किन पैट्रिक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश लग रहा था। वो यहाँ पर अपनी बेटी से माफी मांग रहा था कि मैंने तुम्हारी शादी वुजाओ जैसे निकम्मे इंसान से करा दी, अगर इसका फादर मेरा दोस्त ना होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। हमारी किन फैमिली का कारोबार है वेपन्स को सेल करना, लेकिन इस कमीने ने तो हमारे सारे वेपन्स को बेचकर उसकी शराब पी ली। जिस पर एक बार फिर से किनमोई अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपने फादर को शांत कराते हुए कहती है कि फादर शांत हो जाइए, वैसे भी अब हमारा कारोबार तो डूब ही चुका है, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो बस मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है कि जोंगताई फाइट के दौरान किस वेपन का इस्तेमाल करेगा, हम लोगों के पास कोई अच्छा हथियार भी तो नहीं है। यहाँ पर ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इनका एक सर्वेंट बड़ी तेजी से भागता हुआ यहाँ किन पैट्रिक के पास आ गया था, जो कि इन्हें बताता है कि जी फैमिली के लोगों ने हमारे घर के दरवाजे के सामने अपनी दुकान खोल ली। ये सुनकर किन पैट्रिक जैसे ही वहां पर आकर देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि मास्टर ज़ेन ने वहां पर अपनी वेपन्स की दुकान खोल ली है, जिनके वेपन्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए लोग उन्हीं वेपन्स को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से किन फैमिली के वेपन्स का कारोबार तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। वो भी इसी परेशानी में यहाँ से जाने वाले थे, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर ज़ेन भी अपने साथी को लेकर इन्हीं की छत पर आ जाता है, जहाँ वो किन पैट्रिक को ताना मारते हुए कह रहे थे कि अभी तुम्हें अपने कारोबार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं कि वो हमारे पावरफुल वेपन्स का मुकाबला कर सके। बाकी के लोग भी किन फैमिली की ये बेइज्जती सुन रहे थे, जिस पर किन
पैट्रिक कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन हमारे पास भी काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड्स मौजूद है। जो सुनकर मास्टर ज़ेन उन्हें पंसाने के लिए कहते हैं, फिर क्यों ना तुम लोगों के वेपन्स के दरमियान और हमारे वेपन्स के दरमियान एक कंपटीशन हो जाए, जिसके भी वेपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वही इस मार्केट पर राज करेगा। जो सुनकर आसपास के लोग भी इसी बात में हामी भर रहे थे। इस वजह से किंग पैट्रिक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने एक सर्वेंट से कहते हैं कि नीचे गोदाम में कुछ डायमंड सोर्ड्स पड़ी होंगी, उन्हें लेकर यहाँ पर आ जाओ। वो सर्वेंट जानता था कि वो डायमंड सोर्ड्स भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन वो बेचारा क्या ही कर सकता था। पीछे जोंगताई भी ये सारी बातें चुपकर सुन रहा है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि खुद की पावर्स को टेस्ट करने का ये एक बेहतरीन मौका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगताई यहाँ पर पहले ही गोदाम में आ चुका था, जहाँ वो अपने सामने कुछ वेपन्स को देखता है। उन्हें देखते ही वो पहचान गया था कि जरूर यही डायमंड वेपन्स होंगे, जिस पर मुझे अपनी रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहने के बाद जोंगताई अपनी ब्लू एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक रिफाइनमेंट टेक्निक परफॉर्म करता है। गॉड ऑफ लाइफ की पावर्स बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि जोंगताई की थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर मौजूद सारी की सारी सोर्स रिफाइन हो चुकी थी और उनमें से काफी ज्यादा ऊर्जा भी निकल रही थी, जिससे ये बात साबित होती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जोंगताई अभी यहाँ पर ये सब कर ही रहा था, तभी अचानक वो सर्वेंट वहाँ पर आ जाता है, जिसे लग रहा था कि शायद जोंगताई दोबारा से सोर्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। जोंगताई बेचारा भी अपने मन में कहता है कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है, कोई भी मेरा यकीन क्यों नहीं करना चाहता। वो उससे कहता है कि चलो भी ये सारी बातें बंद करो, हमें ये सोर्ड बाहर लेकर जानी है। जो कहने के बाद वो दोनों यहाँ पर सारी सोर्ड्स लाकर मास्टर ज़ेन के सामने रख देते हैं, ताकि वो इनका टेस्ट कर सके। मास्टर ज़ेन तो इन सोर्ड्स को देखते साथ ही अपने मन में कहते हैं कि इनके अंदर से ऊर्जा तो काफी निकल रही है, लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पर सही से चेक करने का तो बस एक ही तरीका है। जो कहते साथ ही मास्टर ज़ेन अपनी सोर्ड निकालकर एक पावरफुल स्लैश लगा देते हैं। इस स्लैश की वजह से किन मैंशन का दरवाजा तो टूट चुका था, लेकिन किन फैमिली की सोर्ड्स को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी फैमिली की सोर्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से मास्टर ज़ेन तो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गए थे। सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर यही बातें कर रहे थे कि किन फैमिली के वेपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगली बार हम इन्हीं के वेपन्स खरीदेंगे। जबकि किन पैट्रिक हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि हमारे वेपन्स तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, आखिर इनमें इतनी पावर्स कहां से आ गई। मास्टर ज़ेन और उसका साथी यहाँ पर खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए कहते हैं कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर देना। जबकि जोंगताई इन लोगों को यहाँ से इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे सकता था, इसलिए वो फौरन इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर मास्टर ज़ेन उससे कहते हैं कि लड़के आखिर तुम मेरे सामने क्यों आ गए। जिस पर जोंगताई कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आए, तुम लोगों ने वेपन्स चेक किए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम लोगों ने हमारे किन मैंशन का दरवाजा तोड़ दिया, जिसका हर जाना तुम्हें भरना होगा। मास्टर ज़ेन अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर एक दरवाजे की कितनी कीमत हो सकती है, इसलिए वो हंसते हुए कहते हैं कि लड़के तुम बस अपनी कीमत बोलो, हम तुम्हें फौरन दे देंगे। जो सुनकर जोंगताई एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि हमारा ये दरवाजा फीनिक्स वुड से बना हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए तुम लोगों को 10,000 टेल कॉइंस देने होंगे। ये कीमत तो मास्टर ज़ेन के लिए बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुमने खुद को समझ कर क्या रखा हुआ है, तुम बस किन फैमिली के कुत्ते हो। ये कहते हुए वो जोंगताई की बेइज्जती कर रहा था, जो बात किन पैट्रिक को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मत भूलो कि तुम लोग किन मैंशन में खड़े हो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी फैमिली की बेइज्जती की, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। मास्टर ज़ेन का साथी उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये फाइट करने का अच्छा वक्त नहीं, इसलिए ये लोग जो कीमत बोल रहे हैं हमें इन्हें दे देनी चाहिए। मास्टर ज़ेन ना चाहते हुए भी इस बात के लिए एग्री हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने पास से 5,000 टेल कॉइंस निकालकर जोंगताई को देने की कोशिश करते हैं। जो देखकर जोंगताई अपने मन में कहता है कि 10,000 टेल कॉइंस इन्हें देने में जरा से भी दुख नहीं हो रहा, लगता है मैंने गलत कीमत लगा दी, इसलिए वो दोबारा से एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो इनसे कहते हैं कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हें 10,000 टेल कॉइंस दे रहे हैं। जोंगताई उनसे कहते हैं कि शायद तुम लोगों ने मेरी बात को गलत समझ लिया, तुम दोनों को ही 10,000 टेल कॉइंस देने होंगे, यानी कि टोटल मिलाकर 20,000 टेल कॉइंस। मास्टर ज़ेन को ये सुनकर एक बड़ा सा शौक लगता है, जो देखकर किनमोई तो हंस रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब उन लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो लोग मजबूर होकर यहाँ 20,000 टेल कॉइंस देकर चले जाते हैं। जोंगताई वो 20,000 टेल कॉइंस लाकर यहाँ किन पैट्रिक को दे देता है, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि अब किन पैट्रिक मेरी तारीफ करेगा, पर किन पैट्रिक तो उसे लाठी दिखाते हुए फौरन भगा देता है कि जल्दी से जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। जोंगताई के यहाँ से जाने के बाद किन पैट्रिक अभी भी उन सोर्ड्स को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये सोर्ड्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। वो अपने सर्वेंट से भी इसी बारे में सवाल करता है, जिस पर उसका सर्वेंट बताता है कि मेरे जाने से पहले वहां पर जोंगताई मौजूद था, लेकिन जोंगताई तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो इन सोर्ड्स को रिफाइन कर सके, फिर आखिर ये कैसे हो गया। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोंगताई कह रहा था कि आखिर पता नहीं ये वुज़ाओ किस किस्म का इंसान था, जिसकी वजह से मैं चाहे कुछ भी अच्छा काम कर लूं, किन पैट्रिक मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहते, और मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं हर हाल में उनके भरोसे को जीत कर रहूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद जोंगताई अपनी कल्टीवेशन करने के बारे में सोचता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मेटल वेपन्स पड़े हुए हैं। जोंगताई सोच रहा था क्यों ना गॉड ऑफ लाइफ के मैजिकल बॉल का इस्तेमाल करके मैं इन मेटल वेपन्स को एनर्जी में बदलकर एब्जॉर्ब कर लूं,
जिसकी वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। ये सब सोचते ही जोंगताई वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठकर अपने मैजिकल बॉल के उसी फायर ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके जोंगताई ने वहां पर मौजूद मेटल को एक प्योर एनर्जी फॉर्म में बदल दिया था। उससे एब्जॉर्ब करते साथ ही हम देखते हैं कि जोंगताई का 1 लेवल अप हो चुका था। जोंगताई को तो इस बात का यकीन नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगताई वहां पर मौजूद बाकी की भी मेटल वेपन का इस्तेमाल करते हुए लगातार पूरी रात कल्टीवेशन करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 2 नशे में डूबे हुए असैसिन्स पर आ जाता है, जिनके सामने ली शेन आ गया था। वो उन दोनों को पैसे देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए वुज़ो को जान से मार दो। जो सुनकर वो दोनों नशेई असैसिन कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वुज़ो हमारा दोस्त है। जिस पर ली शेन हंसते हुए कहता है कि मुझे ये बात अच्छे से मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। जिस पर वो असैसिन एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं, वो हमारा दोस्त है, हम उसकी जान नहीं ले सकते। हाँ, अगर तुम हमारे पैसे बढ़ा दो तब हम कुछ सोच सकते हैं। जो सुनकर ली शेन हंसते हुए कहता है ठीक है, उसे मारने के बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें 500 टेल कॉइंस और भी दे दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से जोंगताई पर आ जाता है, जिसने अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली थी। वो खुद से कहता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने अपने ब्लड एनर्जी लेवल 6 को भी पार कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट लेवल को पहचान पाना भी के लिए मेरे लिए मुश्किल है। जोंगताई अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक वो दोनों असैसिन यहाँ पर गोदाम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आकर सीधे जोंगताई पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें डॉज करते हुए जोंगताई उनकी तरफ देखकर कहता है कि मेरी मेमोरीज के हिसाब से तो तुम दोनों शी सी और शी लैन हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मेरे दोस्त थे, फिर आखिर तुम दोनों मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। जो सुनकर वो दोनों हंसते हुए यहाँ पर जोंगताई का मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, हम तुम्हारा बस इस्तेमाल करते थे ताकि हम लोग फ्री की शराब पी सके, हमने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना ही नहीं। ये सुनकर जोंगताई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे दोस्त थे, मैं तुम्हें दोस्त समझता था, इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लोग जोंगताई की बात नहीं मानते, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए जोंगताई पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ये दोनों भाई ही यहाँ पर जोंगताई को काफी जरा हल्के में ले रहे थे, क्योंकि उनमें से एक भाई जोंगताई के साथ फाइट कर रहा था, जबकि दूसरा चिल करते हुए कह रहा था कि जोंगताई तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि हम दोनों ही ब्लड लेवल 6 पर है, जबकि तुम ब्लड लेवल 3 पर हो, तुम हमें नहीं हरा सकते। वो यहाँ पर ये सारी बातें कह ही रहा था, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जोंगताई उसके भाई पर एक जोरदार हमला करते उसकी जान ले लेता है। जोंगताई का ये खतरनाक किलर रूप देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी। वो जोंगताई से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहता, अगर तुम मुझे बख्श दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का नाम बता सकता हूँ जिसने हमें यहाँ पर भेजा है। जबकि दूसरी तरफ जोंगताई धीरे धीरे उसके पास आकर अपने एक ही स्प्लैश से उसे जान से मार देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे उसका नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं उससे भी जान से मार दूंगा। यहाँ पर ये सारे नजारे ऊपर से एक डीमन गर्ल भी देख रही थी, जो कि जोंगताई की तारीफ करते हुए कह रही थी कि आखिर ये बात किसने सोची होगी कि किन फैमिली का नकारा सन इन लॉ एक छुपा हुआ मार्शल आर्ट मास्टर है। जोंगताई इस डीमन गर्ल को देखकर ही पहचान गया था कि ये मिस याओ याओ है, जो कि असैसिनेशन के काम करती है। लोग इसे पैसे देकर किसी को भी मरवा सकते हैं, इवन इसने किन फैमिली के लिए भी काफी काम किया। और अफसोस की बात तो यह है कि इसने मुझे यहाँ पर इन दोनों असैसिन्स को मारते हुआ देख लिया, शायद इसको मेरी सीक्रेट्स के बारे में भी मालूम हो चुका हो, इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता। ये सब सोचते हुए जोंगताई अपनी तलवार से उसको मार देना चाहता था, पर तभी अचानक जोंगताई की स्पिरिट आइज एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से मालूम हो चुका था कि याओ याओ तो वैसे भी मरने वाली है, उसके दिल पर एक गहरा जख्म है। इसलिए जोंगताई याओ याओ से कहता है कि तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज करा लेना चाहिए, दिल का जख्म तुम्हें जान से मार देगा। मिस याओ याओ तो उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी को अपनी इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। वो इस बात को पब्लिक नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सोच रही थी कि अब मुझे जोंगताई को मारना होगा। वो भी यहाँ पर ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक जोंगताई कहता है कि मैं वैसे इसका इलाज कर सकता हूँ, जिस पर मिस याओ याओ हैरानगी के साथ रुकते हुए उससे सवाल करती है कि क्या सच में तुम मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकते हो, प्लीज मेरा इलाज कर दो। जिस पर जोंगताई उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा या नहीं ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं। मिस याओ याओ तो उसकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थी, इवन कि वो उसे अपनी बॉडी भी देने के लिए तैयार थी। वो जोंगताई को यहाँ पर ललचालने की कोशिश करती है, और जोंगताई खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं तो उसके लिए तुम्हें मुझे 300 टेल कॉइंस देने होंगे। मिस याओ याओ को यह सुनकर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने मन में सोच रही थी कि अगर ये लड़का मुझे 30,000 टेल कॉइंस भी मांगता मैं इसे दे देती, ये इतना बेवकूफ क्यों है, इसे पता नहीं कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। मैंने इसका हर जगह इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन इसका इलाज कहीं भी पॉसिबल नहीं। जबकि जोंगताई अपने मन में सोच रहा था कि इस बीमारी का इलाज तो मैं कुछ ही नीडल से कर सकता हूँ, ये लड़की बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जो इसके लिए 300 टेल कॉइंस दे रही है। ये दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंगताई मिस याओ याओ का इलाज शुरू कर चुका था। वो गॉड ऑफ लाइफ की दी हुई मेमोरीज में से एक नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर मिस याओ याओ का इलाज करता है, जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस याओ याओ काफी अच्छा फील कर रही थी। वो जोंगताई का शुक्रिया अदा करती है, जबकि जोंगताई उसे कहता है कि ज्यादा बातें मत करो, बस मुझे मेरे पैसे दे दो। मिस याओ याओ ने भी उसे फौरन से 300 टेल कॉइंस दे दिए थे। साथ ही साथ वो
यहाँ पर जोंगताई से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम भी है। मेरे दोस्त को भी ऐसी एक छोटी सी बीमारी है, अगर तुम उसका भी इलाज कर दो तो उसके लिए भी मैं तुम्हें 100 टेल कॉइंस दे सकती हूँ। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि नहीं, मैं नेक्स्ट इलाज के लिए तुमसे 500 टेल कॉइंस लूंगा। मिस याओ याओ यहाँ पर बार्गेनिंग करते हुए कहती है कि 300 टेल कॉइंस से एक कॉइंस भी ज्यादा नहीं। जो सुनकर तो जोंगताई खुशी खुशी एग्री हो गया था। वो तो अपने मन में सोच रहा था कि अगर ये 300 टेल कॉइंस पर ना मानती तो मैं इसके लिए 100 टेल कॉइंस पर भी एग्री हो जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मिस याओ याओ को देखते हैं, जिसने अपने रूम में किसी लड़के को बांध कर रखा हुआ था। वो लड़का मिस याओ याओ से काफी ज्यादा डरता था, लेकिन मिस याओ याओ आज के दिन मुस्कुराकर उसे कहती है कि यू फेंग, डरो मत, मैं यहाँ पर आज तुम्हें आजाद करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में मालूम था, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें कैद करके रखना पड़ा, लेकिन अब मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कैद करने का कोई मकसद नहीं। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूफेंग से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी बॉडी में भी एक तरह का जहर है, अगर मैं उसका इलाज करवा दूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जिस पर यूफेंग कहता है कि तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं वो करूंगा, इवन मैं तुम्हारा गुलाम भी बनने के लिए तैयार हूँ। मिस याओ याओ यूफेंग की ये बात सुनकर वहाँ पर जोंगताई को बुला लेती है ताकि वो यूफेंग का इलाज कर सके। यूफेंग का चेकअप करते वक्त अचानक जोंगताई पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि इसको तो फ्लावर विलो है। दोस्तों, फ्लावर विलो एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदे काम करने से आती है। ये जानकर तो मिस याओ याओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर यूफेंग को एक जोरदार लात मारती है, जिसके बाद हम देखते कि बेचारा यूफेंग तो यहाँ पर जोंगताई पर गुस्सा कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें होगा फ्लावर विलो, तुम्हारे पूरे खानदान को होगा फ्लावर विलो। साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया था। वो बताता है कि मेरे सौतेले बाप ने मुझे एक जहर दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे फ्लावर फ्लू हो गया है और लोग इसे फ्लावर विलो समझ लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मैं गंदा हूँ और वो लोग मेरे पास नहीं आते। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर अपने मेडिसिनल स्पिरिट आई से उसको देखता है, जिसकी वजह से उसे ये बात कंफर्म हो चुकी थी और मिस याओ याओ को वो बताता है कि हाँ, ये सच कह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगताई ने अपने नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से उसका भी इलाज कर दिया था, जो देखकर यूफेंग को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आता। वो अपने मन में कहता है कि जरूर ये लड़का बहुत ही ज्यादा जीनियस है, मुझे इसके साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में मेरे बहुत काम आएगा। ये सारी बातें सोचते हुए वो जोंगताई से कहता है कि बड़े भाई, क्या तुम मेरे साथ शराब पीना चाहोगे? सारी शराब के पैसे मैं भरूंगा। जोंगताई ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन उसे इस बात से खुशी ही होगी, इसलिए हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही यहाँ पर शराब खाने आ चुके थे, जहाँ ये तीनों मिलकर काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। खाने के साथ साथ वाइन को भी एंजॉय करते हैं। तभी अचानक मिस याओ याओ यहाँ पर जोंगताई से कहती है कि मैंने कुछ सुना था कि तुम लीशन के साथ एक चैलेंज फाइट करने वाले हो, जिस पर जोंगताई उससे बताता है कि हाँ, ये बात सच है। उसने मेरी वाइफ की बेइज्जती करने की कोशिश की, इसलिए मैं उसके साथ सिर्फ फाइट नहीं बल्कि उसे जान से मार दूंगा। जो सुनकर मिस याओ याओ उसे बताती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लीशन ऑलरेडी ब्लड एनर्जी लेवल 7 पर पहुंच गया, जबकि तुम तो अभी ब्लड एनर्जी लेवल 6 पर हो। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कुछ सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को जल्दी बढ़ा सकता हूँ। ये सब कहने के बाद वो उन लोगों से अलविदा लेकर वापस से अपनी उसी गोदाम में आ गया था, जहाँ पर वो मिस याओ याओ से कमाए हुए 600 टेल्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये टेल कोई सिल्वर से बने होते हैं, इसलिए जोंगताई का फायर ड्रैगन उन्हें एनर्जी ब्लड में बदल देता है, जिन्हें अब्सॉर्ब करके जोंगताई अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर से मिस याओ याओ और यूफेंग भी उसकी कल्टीवेशन मेथड को नोट कर रहे थे, जहाँ उसके गोदाम में से काफी ज्यादा लाइट निकल रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जोंगताई किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई को हम देखते हैं जिसने अपनी हाफ कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी। वो खुद से कहता है कि मैंने सिर्फ 300 टेल कॉइंस का इस्तेमाल किया और ऑलरेडी मैं ब्लड एनर्जी लेवल 9 पर पहुंच चुका हूँ। मुझे सुबह होने से पहले बाकी के 300 टेल कॉइंस को भी अब्सॉर्ब करना होगा ताकि मैं फाइट के लिए खुद को तैयार कर सकूं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जी फैमिली और किन फैमिली के दरमियान एक टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। इस टूर्नामेंट के दरमियान दोनों ही फैमिली के वॉरियर्स को एक दूसरे के साथ फाइट करनी है और जो भी टूर्नामेंट को जीतेगा वही मार्केट पर पूरे साल राज करेगा। और इस टूर्नामेंट के दौरान हम देखते हैं कि जी फैमिली का लीशन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने किन फैमिली के ऑलरेडी 4 वॉरियर्स को हरा दिया था। यानी कि किन फैमिली अगर एक और राउंड को हारी तो वो लोग इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, इसलिए लीशन और बाकी के सब लोग यहाँ पर किन फैमिली का मजाक बना रहे थे। दूसरी तरफ अब किन फैमिली के पास फाइट करने के लिए कोई अच्छा वॉरियर भी नहीं बचा था, इसलिए किन पैट्रिक सोच रहे थे कि नेक्स्ट फाइट के लिए मुझे ही जाना चाहिए। और तभी अचानक वहाँ पर एक हीरो की एंट्री के साथ जोंगताई आ जाता है, जो कह रहा था कि नेक्स्ट फाइट मैं करूंगा। जोंगताई की इस हीरो वाली एंट्री पर पानी फेरते हुए उसकी फैमिली उसे डांटना शुरू कर देती है कि बेवकूफ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जबकि किनमोई भी जोंगताई से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम काफी जरा कमजोर हो, तुम इनसे फाइट नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम्हारी जान चली जाएगी। जबकि लीशन भी यहाँ पर जोंगताई के सामने फ्लेक्स करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए, अब मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। जिस पर जोंगताई भी फ्लेक्स करते हुए अपनी सोर्ड निकालकर कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ पर जोंगताई पहली दफा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से किनमोई की आंखों में देखकर कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। जोंगताई अभी यहाँ पर ये सब कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ लीशन एक कॉफिन को उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारी फैमिली के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी लाश को यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे। इस कॉफिन की वजह से उन लोगों का काम आसान हो जाएगा।
जाएगा, जिसे जोंगताई अपनी एक ही टांग से रोकते हुए कहता है कि शायद ये कॉफिन तुम्हारे काम आने वाली है। ये कहते साथ ही जोंगताई गुस्से के साथ यहाँ अरीना में जंप करके आ गया था, जो देखकर किन पैट्रिक उसे वापस नीचे आने के लिए कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि प्लीज हार मान लो, लेकिन जोंगताई अब हार नहीं मान सकता, क्योंकि शर्त के मुताबिक अगर जोंगताई ने हार मान ली तो किनमोई जी फैमिली की हो जाएगी। ये बात जानते हुए किन पैट्रिक कहते हैं कि हाँ, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं किनमोई के बदले अपनी सारी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस हार मान लो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें खो नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये एक डेथ बैटल है, इसमें कोई भी इंसान जिंदा इस बैटल से बाहर नहीं निकल सकता। किन पैट्रिक की ये सारी बातें सुनकर जोंगताई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि मेरा फादर इन लॉ बहुत ही अच्छा है, मैंने पास्ट में कितने ज्यादा बुरे काम किए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे फादर इन लॉ पूरी जायदाद देने के लिए तैयार है, सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। ये सारी बातें सोचकर तो जोंगताई और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया था। वो अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाते हुए कहता है कि आज के बाद किन फैमिली की इज्जत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो सुनकर किन पैट्रिक को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि शायद जोंगताई यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन किनमोई अपने फादर से कहती है कि पता नहीं, आज पहली दफा मुझे लग रहा है कि शायद जोंगताई इस कंपटीशन को जीत सकता है। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि जोंगताई अपनी तलवार लेकर लीशन से कहता है कि वैसे जो तुमने 2 असैसिन मुझे मारने के लिए भेजे थे, मैंने उन दोनों की जान ले ली। जो सुनकर लीशन ने भी अपने दोनों एक्सिस को बाहर निकाल लिया था, और वो जोंगताई से कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अधूरा काम मैं पूरा कर दूंगा। ये कहते ही लीशन ने आगे की तरफ बढ़ते हुए जोंगताई पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहां जोंगताई लगातार उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज कर रहा था। और इसी तरह डॉज करते हुए जोंगताई पीछे हटने की कोशिश करता है, जो देखकर लीशन उसका मजाक बनाते हुए कह रहा था कि डरपोक बिल्ले, क्या हो गया, तुम पीछे क्यों हट रहे। जबकि जोंगताई के दिमाग में तो पहले से एक चाल थी। वो पीछे की तरफ हटते हुए फौरन से वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसे 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। साथ ही जोंगताई ने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लीशन पर हमला कर दिया था, जिस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लीशन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लीशन की ऐसी बुरी हालत देखकर जोंगताई अपने मन में कहता है कि अगर इसी टेक्निक को मैंने 2 बार और इस्तेमाल किया तो लीशन हार जाएगा, लेकिन सच बताओ तो मैं इसे इतनी आसानी के साथ हराना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तो इसे बहुत सारी चीजों का हिसाब देना है। बाहर की तरफ किनमोई भी यहाँ पर जोंगताई के इतने पावरफुल अटैक्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, जबकि जोंगताई भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो किनमोई की तरफ देखकर उसे आंख मारता है, जिसकी वजह से हमारी प्यारी किनमोई तो ब्लश कर रही थी। यहाँ पर इन दोनों के रोमांस में भंग डालते हुए एक बार फिर से हमारा विलन अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, जो कि साथ ही साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। इस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि लीशन का ब्रेक थ्रू हो गया था। वो ब्लड एनर्जी लेवल 8 पर पहुंच चुका था। साथ ही साथ वो गुस्से से कहता है कि जोंगताई, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सब लोगों को देखकर यही लग रहा था कि अब तो लीशन पावरफुल हो गया, जोंगताई के बचने का तो कोई चांस नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैदान में तो कुछ और ही हो रहा था। ये बात तो हम भी जानते हैं कि जोंगताई तो उससे कई ज्यादा पावरफुल है। वो बस अपनी पूरी पावर्स को शो नहीं करना चाहता, वो बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला कर रहा था, जिसके लास्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे पर स्पिरिट अटैक कर देते हैं, जिसके एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैल चुका था। लोगों को लग रहा था कि शायद जोंगताई हार चुका होगा, लेकिन जैसे ही धुआं उड़ता है हम देखते हैं कि जोंगताई तो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, जबकि लीशन की मुंह से खून निकल रहा है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये जोंगताई कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। जबकि दूसरी तरफ जोंगताई उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि इस तरह से तो तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह लड़ रहे हो। किन पैट्रिक को तो यहाँ ये सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ लीशन के छोटे भाई गोहान को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये कमीना जोंगताई कब से ब्लड एनर्जी लेवल 8 पर पहुंच गया। बाकी के यहाँ पर मौजूद ऑडियंस भी जोंगताई की इतनी पावर देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। साथ ही साथ उन्हें लग रहा था कि शायद आज ये पहली दफा हिस्ट्री में किन फैमिली इस टूर्नामेंट को जीतेगी। तभी अचानक मैदान में हम लीशन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से के साथ खड़ा हो गया था। बेशक वो जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ी फायर से बनी स्पिरिचुअल बॉडी आ गई थी। वो बिल्कुल लीशन की तरह ही मूव कर रही है। लीशन भी उसका इस्तेमाल करके जोंगताई को मार देना चाहता था, लेकिन जोंगताई उन सारे हमलों से खुद को बचाते हुए गैलरी में पहुंच जाता है, जहां वो कह रहा था कि तुम जैसे बच्चे के साथ खेलकर मुझे अब और मजा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे इस फाइट को खत्म करना है। ये कहते साथ ही जोंगताई अपने सोर्ड्स का इस्तेमाल करते उस बीस्ट के एक हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो फायर बीस्ट तो और भी जरा बुकला गया था। साथ ही वो तेजी से जोंगताई पर और ज्यादा हमले करना शुरू कर देता है, जिसे जोंगताई डॉज करते हुए लगातार छतों पर पहुंच रहा था। वो यूं ही ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश करता है, जहां भागते भागते जब जोंगताई एक सही ऊंचाई तक पहुंच गया था, तो वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते उस फायर बीस्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट के धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं कि लीशन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन अभी भी वो अपने पैरों पर खड़ा था, जहां वो जोंगताई को अभी कुछ बुरा भला कहना ही चाहता था। और तभी अचानक हम जोंगताई को देखते हैं, जो कि तेजी से उसी की तरफ आते उसे एक जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से लीशन उड़ता हुआ सीधा उसी कॉफिन में जा गिरा। वो अपने आखिरी अल्फाज यही कहता है कि मैं तुम जैसे एक नकारा इंसान से नहीं हार सकता, जिसके बाद लीशन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि इस साल मार्केट प्लेस पर किन फैमिली राज करेगी, जिसकी वजह से किन फैमिली तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जी फैमिली का गुहान काफी ज्यादा गुस्से में था। वो जोंगताई को दोबारा से एक फाइट के लिए चैलेंज
चेंज करता है, जिस पर जोंगताई खुद का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। वो जानता था कि जरूर गोहान एक बड़ी सी शर्त लगाएगा और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जोंगताई को रोकने के लिए एक शर्त लगाते हुए कहता है कि अगर तुमने ये फाइट जीत ली तो मैं तुम्हें दूसरी मार्केट में दे दूंगा, जिसकी वजह से किन फैमिली इस साल डबल मुनाफा कमा पाएगी। जोंगताई तो ये सुनकर काफी जरा खुश हो गया था, क्योंकि असल में जोंगताई का यही प्लान था। जबकि दूसरी तरफ किन मोई और किन पैट्रिक जोंगताई को रोकने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि बिल्कुल भी उसकी बात मत मानो, वो तुम्हारी फाइट मास्टर जेन से करवाना चाहते हैं। मास्टर जेन ऑलरेडी ब्लड एनर्जी लेवल 9 पर है, तुम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते। जबकि गोहान यहाँ पर आगे आकर कहता है कि मैं इसे फोर्स नहीं कर रहा, अगर ये चाहे तो ये फाइट कर ले, अगर ना भी चाहे तो भी मैं इसे मना नहीं करूंगा। मैं बस समझ जाऊंगा कि जोंगताई डरपोक है और वो अपनी बीवी के पीछे चुप रहा है। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर एक्टिंग करते हुए गुस्सा होकर कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मैं दूसरी फाइट लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो देखकर गोहान भी काफी खुश हो गया था, उसे लग रहा था कि अब मास्टर जेन इसे जान से मार देंगे। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर जोंगताई से कहता है कि चूंकि तुमने मर्दों वाला काम किया, इसलिए मैं तुम्हारा इनाम बढ़ा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मार्केट के साथ साथ 1000 टेल कॉइंस भी दूंगा अगर तुम इस फाइट को जीत गए। किनमोई को लग रहा था कि शायद जोंगताई जज्बाती हो रहा है, इसलिए वो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज फाइट मत करो, इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन जोंगताई एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, इसलिए मैं इस फाइट को लड़ूंगा ताकि मैं खुद के लिए इज्जत कमा सकूं। गोहान को तो यहाँ पर जोंगताई की ये सारी बहादुरी देखकर लग रहा था कि शायद वो बेवकूफ है, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं कि ये यहाँ पर मरने वाला है। गोहान यहाँ पर जोंगताई को बेवकूफ समझ रहा था, जबकि असल में तो वो खुद ही जोंगताई की चाल में फंस चुका है। इसके बाद गोहान सीधा यहाँ मास्टर जेन के पास आ गया था, जहाँ वो मास्टर जेन से कहता है कि इस लड़के को आज जान से मार दो। जिस पर मास्टर जेन उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि इस लड़के के साथ मेरा भी कुछ पुराना हिसाब बाकी है। ये कहने के बाद मास्टर जेन फौरन से जंप करते हुए सीधा अरीना में आ गई थी, जहाँ जोंगताई भी उनके सामने खड़ा था। ये दोनों ही अपनी एनर्जी को अनलीश करते हैं, जहाँ पर हमें मास्टर जेन की एनर्जी पहली दफा देखने को मिलती है और हमें मालूम होता है कि मास्टर जेन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहते तो वो लास्ट टाइम भी जोंगताई को जान से मार सकते थे। मास्टर जेन यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों पर डिमोनिक थंडर ग्लव्स आ चुके थे। वो इनका इस्तेमाल करके आज जोंगताई की कहानी खत्म कर देना चाहता था। जबकि दूसरी तरफ जोंगताई भी खुद को तैयार करते हुए सोचता है कि मास्टर जेन बिल्कुल मेरे पावर लेवल के बराबर है, यानी कि इसे हराने के लिए मुझे भी एक पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा। जो कहते साथ ही वो अपनी ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ ये दोनों ही अपने पावरफुल अटैक लेकर एक दूसरे से सीधा जाकर टकरा गई थी, जिसकी वजह से वहां पर चारों तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट फैल जाता है। इस एनर्जी ब्लास्ट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि आसपास की बिल्डिंग्स भी टूट रही थी। जबकि इस ब्लास्ट के इफेक्ट के बाद हम देखते हैं कि किनमोई की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे लग रहा था कि शायद जोंगताई मर चुका होगा, वो इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी के सब लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही दौड़ता है हम देखते हैं कि मास्टर जेन के ग्लव्स अचानक से टूट चुके थे और वो भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जोंगताई मास्टर जेन को हराने के बाद पीछे की तरफ मुड़कर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरा लेवल ब्लड एनर्जी लेवल 9 से ज्यादा बढ़ चुका है। जबकि दूसरी तरफ गोहान को ये सब देखकर यकीन नहीं आता। वो फौरन से अरीना की तरफ जंप करते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, तुम मास्टर जेन को नहीं हरा सकते, मास्टर जेन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, तुमने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की होगी। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरा पावर लेवल ज्यादा हो चुका है, मुझे बार बार एक बात कहने का शौक नहीं। अब मुझे मेरे 1000 टेल कॉइंस दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। गोहान ना चाहते हुए भी अपने एक सर्वेंट से कहता है कि इसके 1000 टेल इसको लाकर दे दो, जिसे लेने के बाद जोंगताई तो काफी जरा खुश लग रहा था। गोहान को तो यहाँ पर जोंगताई पर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, वो तो इसे जिंदा जाने नहीं देना चाहता। लेकिन किन पैट्रिक भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए गोहान फिलहाल कुछ ना कहते हुए अपने साथियों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया था। जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि जोंगताई तुम्हें मैं जरूर देखूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। यहाँ उसके जाने के बाद किन पैट्रिक तो पहली दफा यहाँ जोंगताई की तारीफें कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो चुके हो, साथ ही तुमने हमारी किन फैमिली के लिए काफी अच्छा काम किया। जोंगताई उनसे कहता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, मैंने पास में बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन मैं अब आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सुधर चुका हूँ। जिस पर किन पैट्रिक कहता है कि हाँ मुझे इस बात का यकीन आ गया। साथ ही वो जोंगताई से कहते हैं कि तुमने जो दरवाजे के लिए 20,000 टेल कॉइंस लिए थे वो भी मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं, अब जो कि तुम सुधर चुके हो तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। जिसके बारे में सुनकर जोंगताई अपने मन में सोच रहा था कि 20,000 टेल कॉइंस अगर मैंने वो सारे अब्सॉर्ब कर लिए तो शायद मैं भी इनेट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। जोंगताई अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एपिसोड 1 वाली वही लड़की आ जाती है जिसका नाम जिया सिलिडोन था। वो किनमोई की अच्छी दोस्त भी थी। वो किनमोई से कहती है कि क्या मैं जोंगताई से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। जिस पर किन पैट्रिक जोंगताई से कहते हैं कि इसके साथ जाओ और हो सके तो इससे माफी भी मांगना, क्योंकि तुमने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जोंगताई तो जानता था कि मैं बेकसूर हूँ, इसी लड़की ने पिछली बार भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी, पर इसके बावजूद भी वो उस लड़की के साथ वहाँ से अकेले आ जाता है। जोंगताई गुस्से के साथ जिया से कहता है कि बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जिस पर जिया आगे की तरफ आते हुए कहती है कि क्या मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं, तुम मेरी बॉडी को टच करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही, पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। जिस पर जोंगताई गुस्सा होते हुए कहता है कि अपना ये नाटक
बंद करो, उस दिन भी तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी और मैं जानता हूँ कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से किनमोई और मेरे ताल्लुकात खराब हो जाए तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसी धमकी देने के बाद जोंगटाई वहाँ से चला जाता है, जबकि जिया गुस्सा होते हुए कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करके रहूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जोंगटाई को देखते हैं जो कि यहाँ सिटी में आ चुका था। उसका मूड जिया की वजह से काफी ज्यादा खराब था। तभी अचानक रास्ते में उसे यू फेंग मिल जाता है जो कि जोंगटाई से कह रहा था कि ब्रदर तुम्हारा मूड खराब है, क्यों ना हम दोनों मिलकर ब्लू लाइट एरिया चले जहाँ हम लोग मिलकर खाना खाएंगे, साथ ही वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां भी होगी। ये कहते हुए वो जोंगटाई को अपने साथ वहाँ पर ले गया था। जोंगटाई तो यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आया हुआ था, जबकि यूफेंग लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। जोंगटाई उससे कह रहा था कि अब मुझे यहाँ पर आना कम करना होगा क्योंकि मैं सुधरना चाहता हूँ। वो अब यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो जोंगटाई से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम सुधर चुके हो, पर जैसे ही मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया तभी तुम दोबारा से यहाँ पर लड़कियों के साथ मजा करने आ गए। तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जोंगटाई तो उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहता था, पर उसके फादर लॉ उसकी एक भी बात नहीं सुनते और वो यहाँ पर जोंगटाई की अच्छी से पिटाई लगा देते हैं। यूफेंग अपने भाई को यूं पीटता हुआ देखकर पहले सोचता है कि क्या अपने भाई की मदद करूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, अपने खाने पर ध्यान दो, खाना तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, जबकि उसका फादर इन लॉ तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देगा। साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है कि इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि फादर इन लॉ बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जोंगटाई को गोदाम में देखते हैं जहाँ पर किन पैट्रिक उसे मारता मारता वापस ले आया था। यहाँ आने के बाद जोंगटाई को काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो कहता है कि आखिर मैंने क्यों उस बेवकूफ यूफेंग की बात मान ली, इतनी मुश्किल से तो मैंने किन पैट्रिक का भरोसा जीता था। साथ ही साथ वो मुझे 20,000 टेल कॉइंस भी देने वाले थे, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। अब मैं अपनी कल्टीवेशन कैसे करूंगा, ये सब सोचते हुए अचानक से उसे 1000 टेल कॉइंस के बारे में याद आ गया था जो कि उसने गुहान से शर्त में जीते थे। इन कॉइंस को अपने पास से निकालते हुए जोंगटाई कहता है क्या हुआ अगर मेरे पास 20,000 टेल कॉइंस नहीं हुए, एटलीस्ट मेरे पास 1000 टेल कॉइंस तो है। मैंने 600 टेल कॉइंस को एब्जॉर्ब करके अपने पावर लेवल को पीक पर पहुंचा दिया था। अगर मैंने इन 1000 टेल कॉइंस को एब्जॉर्ब कर लिया तब तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोंगटाई ने वहीं पर बैठकर अपने मैजिकल बॉल का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जोंगटाई का फायर ड्रैगन थोड़ी अजीब तरीके से उसका कल्टीवेशन कर रहा था। उसके 1000 एनर्जी ड्रॉप कंबाइन होकर 10 एनर्जी ड्रॉप्स में बदल चुके थे जिनका कलर भी चेंज होकर ब्लू हो गया था। जोंगटाई जैसे ही उनमें से एक एनर्जी ड्रॉप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ उसे महसूस होता है कि ये तो बाकी एनर्जी ड्रॉप से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे एक एनर्जी ड्रॉप की वजह से जोंगटाई की पावर्स कई गुना बढ़ चुकी थी, जो देखकर जोंगटाई खुश होते हुए कहता है कि बेशक इससे मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि इसकी वजह से मेरी पावर लेवल काफी तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं, तो मुझे हर हाल में इन सबको एब्जॉर्ब करना ही होगा, चाहे फिर इस कल्टीवेशन मेथड में मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोंगटाई ने अपनी कल्टीवेशन को यूं ही जारी रखा। वो लगातार एक के बाद एक एनर्जी ड्रॉप को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहां साथ ही साथ वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला भी रहा था। उसकी चीखें बाहर छत पे बैठी हुई यूफेंग और मिस याओ याओ को सुनाई दे रही थी। मिस याओ याओ कहती है कि आखिर ये लड़का है क्या, ये दिन में ही अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके 3-4 दफा अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जबकि यूफेंग तो इस बात से खुश था क्योंकि जितना जोंगटाई ज्यादा ताकतवर होगा उतना ही वो यूफेंग के ज्यादा काम आ पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगटाई ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी। उसकी बस लास्ट ही एनर्जी ड्रॉप बची थी जिससे वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एनर्जी काफी कम हो चुकी है। वो सोच रहा था कि इस लास्ट वाली एनर्जी बॉल को मैं बाद में रिफाइन कर लूंगा। तभी अचानक उसके पेट से आवाज आती है जिस पर जोंगटाई कहता है कि मुझे भूख लगी है। फादर इन लॉ भी कितने ज्यादा अजीब है, उन्होंने मुझे सही से खाना भी खाने नहीं दिया, मुझे अब भूख लगी है। इस टाइम तो कोई रेस्टोरेंट भी ओपन नहीं होगा। जोंगटाई अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक पीछे से किनमोई आ जाती है जिसके हाथ में खाने वाला टिफिन भी था। वो जोंगटाई से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, जो देखकर तो जोंगटाई काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से किनमोई के पास आकर कहता है कि तुमने तो मेरी दिल की बात सुन ली, हाँ मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। किनमोई ब्लश करते हुए उसे अपने साथ गार्डन में ले आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगटाई तो काफी बुकड़ों की तरह खाना खा रहा था और साथ ही साथ वो कहता है कि मेरी बीवी तो काफी अच्छा खाना बनाती है। दूसरी तरफ किनमोई शर्माते हुए यहाँ पर जोंगटाई से कहती है कि शी फैमिली में एक फंक्शन होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर जाना पसंद करोगे। जो सुनकर तो जोंगटाई को लग रहा था कि शायद किनमोई ने फाइनली मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, इसलिए जोंगटाई रोमांटिक होते हुए यहाँ पर किनमोई को किस करने की कोशिश करता है, पर किनमोई उससे खुद को छुड़ाकर फौरन वहाँ से भाग गई थी। जोंगटाई को यह देखकर काफी ज्यादा हैरानगी होती है। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शी फैमिली के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ और मैंने और भी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। जिस पर किनमोई उसे डांटते हुए कहती है तुम फिर से उस गंदी जगह गई थी ताकि तुम पराई लड़कियों के साथ रात गुजार सको। जोंगटाई ये सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बात सच नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पर खाना खाने गया था, लेकिन किनमोई उसकी बात नहीं सुनती। जबकि जोंगटाई अपने मन में कह रहा था कि आखिर मैं इन दोनों बाप बेटियों को कैसे समझाऊं, ये तो मेरी कोई भी बात नहीं मानती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जी फैमिली के गुहान
पर आ गया था, जो कि जोंगटाई से हारने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था। वो किसी भी हाल में किन फैमिली को बर्बाद कर देना चाहता है। तभी अचानक वहाँ पर उसका एक खबरी आ गया था, जो कि गुहान को बताता है कि शी फैमिली में जल्दी एक फंक्शन होने वाला है, जहाँ पर किन मोई भी जरूर जाएगी। अगर हम शी फैमिली को बता दें कि उनके 2 असैसिन्स को जोंगटाई ने मारा है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जो सुनकर गुहान कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर शी फैमिली को ये मालूम हो गया कि शी लेन और शी सी को जोंगटाई ने मारा है तो वो लोग बदला लेने के लिए किन मोई को जान से मार देंगे, जिसकी वजह से जोंगटाई को शी फैमिली के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। फिर चाहे इन दोनों में से कोई भी जीते, असली जीत तो हमारी ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो खबरी कहता है, लेकिन क्या होगा अगर किन मोई को जोंगटाई ने मरने ही नहीं दिया। जो सुनकर जोंगटाई उस खबरी से कहता है कि हमारे तीनों निंजा एल्डर्स को कह दो कि वो जोंगटाई को रास्ते में रोक कर रखे, क्योंकि अगर यहाँ जोंगटाई फाइट कर रहा होगा तो वो किन मोई को बचाने के लिए वहाँ पर होगा ही नहीं, जिसकी वजह से एक जंग शुरू हो जाएगी। वो खबरी ऐसा करने के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोंगटाई तेजी से शी फैमिली की तरफ भाग रहा था। साथ ही वो कहता है कि किन मोई ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो मुझे लिए बगैर खुद ही अकेले चली गई, ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैंने शी फैमिली के 2 असैसिन्स को जान से मार दिया है। अगर उन लोगों को ये बात मालूम हो गई तो वो लोग किन मोई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात सोचते हुए लगातार यूं ही जोंगटाई भागता हुआ जा रहा था। शी फैमिली तक जाने का सफर काफी ज्यादा लंबा है। इसी तरह लगातार भागते हुए बिना कुछ खाए पिए जोंगटाई को कई रातें और कई दिन गुजर जाते हैं। वो इसी तरह रात में आगे की तरफ बढ़ते हुए अब शी फैमिली के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक वो महसूस करता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है जो कि उसका पीछा कर रहा है। इसलिए जोंगटाई भी छत से नीचे आ जाता है। जोंगटाई को नीचे काफी ज्यादा किलिंग ऑरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपना वेपन फौरन से बाहर निकाल लिया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक साथ ही बहुत सारे निंजा वॉरियर ने जोंगटाई पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे जोंगटाई आसानी के साथ कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। बेशक वो निंजा वॉरियर अपने आप में काफी महान थे, लेकिन जोंगटाई उन सबको काफी आसानी के साथ हरा देता है, जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर तीनों वही एल्डर्स निंजा आ चुके थे, जो कि फौरन से जोंगटाई पर हमला कर देता है। जोंगटाई उन लोगों के अटैक से खुद को बचाते हुए समझ गया था कि इन सब लोगों को यहाँ पर गुहान ने ही भेजा होगा ताकि मैं शी फैमिली के उस फंक्शन तक ना पहुंच सकूं। जबकि दूसरी तरफ वो तीनों ग्रेट निंजा यहाँ पर जोंगटाई को देखकर कह रहे थे कि क्या गुहान ने हमें इस बच्चे को मारने के लिए भेजा है, इसे मारना तो काफी ज्यादा आसान काम होगा। जो सुनकर जोंगटाई खुद की तलवार को रेडी करते हुए उनसे कहता है कि अगर तुम लोग आजमाना चाहो तो आजमा सकते हो। जो सुनकर वो तीनों ग्रेट निंजा ही गुस्से में आकर जोंगटाई पर हमला करने के लिए जंप कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, इसका सीजन 2 भी मैंने एक्सप्लेन करके अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे भी जाकर चेकआउट कर लो। और बाकी के सीजन भी मैं वहीं पर अपलोड करने वाला